पीछे ध्यान दो जरा, इसमें हमने बाज बहादुर चंद क्लियर कर दिया था, 50वें नंबर का राजा है। उसका लड़का देखेंगे आज, जिसका नाम क्या होगा, उद्योचन। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एरिया जो हम देखते हैं वाला पोर्शन है जी। ऑडियो तो आ रही होगी, ऑडियो आ रही होगी प्रॉपर। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, सबसे पहली बात करेंगे इसमें, यानी दो हम देखते हैं कुमाऊं गढ़वाल, ये वाला पूरा का पूरा एरिया इसे कहा जाता है कुमाऊं, और ये पूरा का पूरा एरिया क्या है तो हम कहेंगे गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल एरिया है। और कुमाऊं का राजा इस समय हम देखेंगे, यानी बाज बहादुर चंद का पुत्र, जिसे कहा जाता है उद्योचन। ठीक है, बड़ा लड़ाका है, मारधाड़ वाला है पूरा। ठीक है, तो कुमाऊं के अंदर बैठा होगा कौन, उद्योचन। लेकिन इसी के समकालीन हम देखेंगे गढ़वाल का जो राजा होगा वो कौन होगा, वो होगा फतेह शाह। ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ कौन है, फतेह शाह। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि बताएं चंद वंश का 51वां राजा, तो हम कहेंगे कौन था, उद्योचन था। चंद वंश का 51वां जो राजा कहेंगे हम कौन था, तो उद्योचन था। और इसके समकालीन हम कहेंगे गढ़वाल का राजा कौन होगा, तो फतेह शाह। ठीक है, यानी चंद वंश का 51वां राजा है ये, और किसका लड़का है तो हम कहेंगे बाज बहादुर चंद का लड़का है। और बाज बहादुर चंद हम पढ़ते हैं किसका पुत्र था, नीला गोसाई। और नीला गोसाई किसका लड़का था, लक्ष्मी चंद। और लक्ष्मी चंद खचरा था। हमने देखा था कि लक्ष्मी चंद के कितने पुत्र थे, 22, लेकिन काम का एक भी नहीं था। ठीक है, साथ में समकालीन पवार राजा। ठीक है, यानी जिस समय कुमाऊं का राजा उद्योचन, उस समय गढ़वाल का राजा कौन था, फतेह शाह। इस फतेह शाह के समय को हम कहते हैं गढ़वाल का स्वर्ण काल। ठीक है, गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके समय को कहा जाता है तो हम कहेंगे फतेह शाह। फोन साइलेंट रखा करो जरा। ठीक है, समकालीन पूरे भारत को हैंडल करने वाला कौन होगा तो हम कहेंगे औरंगजेब। इतना क्लियर हो गया। अब होता क्या है, यानी कुमाऊं का राजा जिसे हम कहेंगे उद्योचन, उद्योचन जैसे ही गद्दी पे बैठेगा, और गद्दी पे बैठेगा 1678, जैसे ही गद्दी पे बैठा तो इसने अपने पड़ोस, यानी जो गढ़वाल का राजा है जिसका नाम क्या है, फतेह शाह, यानी हम कहेंगे गढ़वाल पर इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया, उद्योचन ने। किसने कर दिया, उद्योचन। भाई नया नया खून है, जाहिर सी बात है उबाले तो मारेगा, और सोचेगा कहीं ना कहीं तो क्या आक्रमण करना ही करना है। और ये पूरा एरिया हम जो देखते हैं यहाँ पे नंदा देवी वाला एरिया है। ठीक है, इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है बधानगढ़। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे ही उद्योचन गद्दी पे बैठा तो 1678 में इसने क्या कर दिया, बधानगढ़ यानी गढ़वाल वाले एरिया पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और यहाँ का राजा है, हम कहते हैं फतेह शाह, टुकर टुकर देखता रहता है, कोई बात नहीं पड़ोसी है तो कर देने दो। आक्रमण कर दिया, लेकिन क्या गढ़वाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया किसने, उद्योचन ने। फतेह शाह नहीं करेगा, कौन करेगा, उद्योचन। अब उद्योचन ने जब आक्रमण कर दिया तो पहले तो माफी दे दी, कोई बात नहीं, ठीक है, कब्जा कर लिया, कहाँ पे कर लिया, बधानगढ़, थोड़ा बहुत एरिया इसने जीत लिया। लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद फिर दोबारा, 1 साल बाद फिर दोबारा इसने क्या कर दिया, 1679 में दोबारा कहाँ आक्रमण कर दिया, गढ़वाल पर फिर दोबारा आक्रमण कर दिया। ठीक है, और यहाँ का इस बार कहाँ कर दिया इसने, चांदपुर गढ़ी, जो कहाँ पड़ता है। अब चांदपुर गढ़ी तो पवारों का क्या है, दिल है, उनकी तो राजधानी है चांदपुर गढ़ी। तो ये बताओ क्या इस बार जो गढ़वाल का राजा है क्या छोड़ देगा, नहीं छोड़ देगा। लेकिन उसे पता है गढ़वाल के राजा को कि जो उद्योचंद है बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, जब मार देता है तो भगा भगा के मार देता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, गढ़वाल के राजा यानी जिसे हम कहेंगे फतेह शाह, अब 2 बार आक्रमण कर दिए फतेह शाह पे, अब चुप थोड़ा ही ना बैठेगा भाई। यूं बताओ, अगर चलो थोड़ी बहुत ही जमीन है कब्जा ली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार अगर पूरा घर का घर ही
छीनने के काम कर दे तो क्या घर का मालिक चुपचाप बैठेगा? नहीं बैठेगा। लेकिन डरता भी है किससे? उद्योगचंद से। तो अब इसकी हिम्मत इतनी नहीं होती कि मैं डायरेक्ट किसके साथ में भिड़ जाऊं? उद्योगचंद के साथ में। तो हम देखेंगे लगातार जब इसने 2 बार आक्रमण कर दिए, किसने कर दिए? उद्योगचंद ने 2 बार आक्रमण कर दिए। आक्रमण करने के बाद क्या होता है? परेशान हो गया कौन? फतेह शाह। और ये कहाँ गया? यहाँ पे नहीं, यहाँ से कहाँ पहुंच गया? सीधा नेपाल। कहाँ जाएगा? नेपाल। और नेपाल का एक राजा देखेंगे जिसका नाम क्या है? देवपाल। ठीक है, कब गया? 1680। अगर पूछ ले उद्योगचंद गद्दी पे कब बैठा? कब बैठा था? 1678 में बैठा। तो कहाँ आक्रमण कर दिया? गढ़वाल का कौन सा एरिया जीत लिया? बधानगढ़ एरिया जीत लिया। उस समय वहां का राजा कौन है? गढ़वाल का राजा फतेह शाह। दूसरा आक्रमण 1 साल बाद फिर कर दिया, है ना? तो इस बार परेशान कौन हो गया? लो पहले एडवांस में चांदपुर। तो गढ़वाल का राजा हम देखते हैं, गढ़वाल का राजा कौन था? तो हम कहेंगे फतेह शाह था। अब 2 बार आक्रमण कर दिए, परेशान होगा नहीं होगा? तो अब होगा क्या? तो हम देखेंगे कि जो यानी गढ़वाल का राजा सीधा कहाँ जाएगा? नेपाल। नेपाल का एक राजा है जिसका नाम है देवपाल। देवपाल के साथ में जाके अपने दुखड़े बताएगा कि बड़ा बेकार है। कौन? मेरा पड़ोसी जिसका नाम क्या है? उद्योगचंद। भगा भगा के मार देता है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं उसके साथ में युद्ध कर लूं। ठीक है, 2 बार मैंने देख लिया, एक काम करो आप मेरा क्या करो, इसमें साथ दो। इसने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, मेरे मित्र हो, ठीक है, तुम्हारे दुख दर्द में मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, चलो देख लेंगे। किसे देख लेंगे? उद्योगचंद। अब दोनों बाबूजी चल दिए, किसे पीटने के लिए? ठीक है, उद्योगचंद को पीटने के लिए चल दे। और कुमाऊं पर इन दोनों ने क्या किया? आक्रमण करने की योजना बनाई। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे संधि में कहा गया कि जो डोटी का राजा है देवपाल, वो तो कहाँ आक्रमण करेगा? काली कुमाऊं। काली कुमाऊं अर्थात मैं बात करूं चंपावत। ठीक है, ये कहाँ आएगा? चंपावत आएगा। ठीक है, और जो गढ़वाल का राजा है ये आक्रमण कहां से करेगा? ध्यान रखना, दूसरी तरफ से, यानी फतेह शाह हम कहते हैं दूनागिरी। और दूनागिरी कहां से है? चमोली में। हाँ जी, दूनागिरी चमोली में। और द्वार हाट कहां से है? अल्मोड़ा। 2 चीज समझ में आई। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे जो चमोली में हम देखेंगे दूनागिरी किस पे आक्रमण करने वाले हैं? यानी कुमाऊं पर, यानी कुमाऊं पे आक्रमण करेंगे। और पिथौरागढ़ में बैठा हुआ कौन है? यानी अल्मोड़ा वाले एरिया में बैठा हुआ कौन है? उद्योगचंद। और दूसरी तरफ हम देखेंगे यहाँ से हम देखेंगे एक सेना तो कहाँ भेजेगा? जागेश्वर, यानी द्वार हाट की तरफ भेजेगा, अल्मोड़ा में। और दूसरी तरफ कहाँ जाएगा? दूनागिरी, जो चमोली में। इधर से कौन आ रहा है? देवपाल। लेकिन क्या है, ये भी बड़ा चालाक है। कौन? उद्योगचंद। उसने कहा अच्छा जी, दो तरफ से मुकाबला करने की योजना है। तो उसने क्या किया, दोनों तरफ क्या लगवा दी? इनकी फील्डिंग लगवा दी पहले ही। ठीक है, फील्डिंग का मतलब पहले सेना तैनात करवा दी। और जब युद्ध हुआ, इस युद्ध में ये तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। कौन नहीं दिखाई देगा? देवपाल। कहाँ भागेगा? सीधा ये तो नेपाल चला गया। ठीक है, अब जो यहाँ का जो हम कहेंगे क्या बोलते हैं, यानी फतेह शाह था, वो भी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। वो भी कहाँ पहुंचेगा? गढ़वाल। अब उसने क्या कर लिया, यानी 2 राजाओं को हरा दिया। 2 राजा, एक तो कहाँ का राजा है? नेपाल का राजा कौन है? हार गया? नहीं हार गया। और इधर से क्या, फतेह शाह भी हार गया, वो भी अपने रुख को चल दिया। अब खुश हो गया कौन? खुश हो गया उद्योगचंद। उद्योगचंद खुश हो गया, इसने अपनी सूझबूझ से क्या कर दिया था? दोनों राजाओं को हरा दिया था। ठीक है, साथ में द्वारहाट और चंपावत में क्या कर दिया इसने? सैनिक छावनियां बनाई। इसे लग रहा था कि भविष्य में दोबारा भी आक्रमण कर सकते हैं, तो क्यों ना क्या बना दूं? सैनिक छावनियां बना दूं, और वहां पे अपने जो सैनिकों को छोड़ दूं कि दूर से दिख जाए, अगर कोई युद्ध करेगा तो हमें पहले ही पता चल जाएगा। समझ में आ गया? कोई अगर अपनी सीमा में आक्रमण करेगा तो पहले ही पता चल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अपनी सीमा पर सैनिक छावनी बनाने वाला चंद शासक कौन था? तो हम कहेंगे उद्योगचंद। इतना क्लियर हो गया।
अब होता क्या भाई, इसने दो दो युद्ध जीत लिए, है ना, दो दो युद्ध क्या कर लिए इसने, जीत लिए। अब जीतने के बाद उद्योचन 1682 में 1682 में जब युद्ध जीत लिए, सफलता इसे मिल गई तो खुश हो गया, और खुश होके कहाँ जाएगा, तो ध्यान रखना प्रयाग, प्रयाग यानी हम कहेंगे तीर्थ यात्रा पर चला गया कौन, उद्योचन। ठीक है, अब उद्योचन चला गया, जब उद्योचन चला गया तो देव प्रयाग में रघुनाथ मंदिर है, वहां पे इसने क्या किया था, स्नान किया था। खैर इंपोर्टेंट तो नहीं है ये, बस याद रखना 1682 में कहा गया था, प्रयागराज, यानी हम इलाहाबाद की बात करें। ठीक है, अब वहां पे इसने क्या किया, जब गया तो रघुनाथ मंदिर में जाके उसने स्नान भी किया था, ये भी ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, इसी समय जब ये गया, कहाँ पे गया, प्रयागराज, तो डोटी का राजा फिर दोबारा से टुकर टुकर देख रहा था कि कभी ना कभी तो यानी जाएगा ये, कभी ना कभी तो जो क्या बोलते हैं, जो यानी कुमाऊं वाला एरिया कभी ना कभी तो खाली होगा। तो डोटी का राजा था जो, उसने फिर दोबारा आक्रमण कर दिया, कहां कर दिया, कुमाऊं यानी चंपावत, आक्रमण कर दिया, और यहाँ पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया, देवपाल ने। लेकिन ये मालिक कहाँ गए हुए, प्रयागराज। जैसे सूचना मिली किसे, उद्योचन को, तो तुरंत भाग के आया, कौन आया, उद्योचन। लेकिन इसे पता था कि बड़ी बुरी मार देता है, कौन देता है, तो उद्योचन, ये नहीं यहाँ पे दिखाई दिया। इसने क्या, जो कुमाऊं वाला एरिया था इसे भी छोड़ दिया, और कहा निकल गया फिर दोबारा, देवपाल। अब गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, कौन, उद्योचन। मेरे सामने युद्ध करना होता तो मेरे सामने युद्ध करना चाहिए था, मेरे पीछे नहीं करना चाहिए था। बहुत ज्यादा भड़क जाता है कौन, उद्योचन। और होता क्या है कि भैया तू जहां तक जाएगा ना इस बार, अब मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो ध्यान देना, उद्योचन को जैसे ही सूचना मिली तो देवपाल भागकर कहां चला गया, नेपाल। नेपाल की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाती है अजमेरगढ़, वहां पे जाके छिप जाता है कौन, देवपाल। समझ में आई बात। तो देवपाल अजमेर की यानी नेपाल की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़, वहां पे जाके क्या हो गया, छिप गया। और उसके पीछे कौन चला गया, उद्योचन चला गया, कि कहीं पे भी चला जा, पीछा तो नहीं छोड़ दूंगा। तूने युद्ध कैसे कर दिया, यानी मेरी सीमा पे आक्रमण कैसे कर दिया मेरे पीछे। अब होता क्या है, अब अजमेरगढ़ में भी पहुंच गया कौन, उद्योचन। तो इसने देखा कि बहुत बुरी मार मारता है, कमची कमची पीटता है, कमची कमची बजाता है, और बहुत बुरी तरह से मार देता है। तो इसने क्या किया, अजमेरगढ़ से भी निकल लिया ये, यानी जो नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़, वहां से भी निकल लिया। और वहां से निकलकर फिर ये कहाँ जाएगा, 1683 में, यानी देवपाल ने क्या किया, इसका पीछा कर दिया, यानी पीछा कर लिया अच्छे से, और अजमेरगढ़ पर क्या कर लिया इसने, अधिकार। यानी जो देवपाल था, जो हीरो बन के आ रहा था, किसकी सपोर्ट में, फतेह शाह की। अब इसने सोचा ये तो यार बहुत अच्छा पंगा ले लिया मैंने, नहीं अगर ऐसा करता तो मेरी तो क्या ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो ना छीनती। फिर इसके बाद क्या होता है, अजमेरगढ़ से देवपाल कहाँ भागेगा, यानी नेपाल की जो शीतकालीन राजधानी थी जुराइल दीपाइल, यहाँ पे जाके छिप के बैठ जाएगा। लेकिन उद्योगचंद कहता है कि बेटा तूने अच्छा नहीं करा मेरे यहाँ पे युद्ध करके, ठीक है। लेकिन उद्योगचंद भी फिर दोबारा कहाँ पहुंचेगा, यानी जोराइल दीपाइल, वहां पे भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब दोनों राजधानी गई भाई, ग्रीष्मकालीन भी चली गई, शीतकालीन भी चली गई, सिर पकड़ के बैठ गया कौन, देवपाल, कि जब क्या नाश हो तेरा किसका, फतेह शाह का। समझ में आ गया कि अच्छा साथ दिया मैंने किसका, फतेह शाह का। अब ये बताओ, दो राजधानी चली गई, यानी जुराइल दीपाइल भी चला गया। एक मिनट जरा रोकना इसे, चलो भाई ध्यान दो जरा, अरे पीछे, इतना क्लियर हो गया। अब यानी देवपाल की दो राजधानी चली गई, एक तो ग्रीष्मकालीन पे भी अधिकार हो गया, शीतकालीन पे भी अधिकार हो गया। अब ये बताओ बेघर हो गया नहीं हो गया, बिना बात की पंगा लिया नहीं लिया, ठीक है। तो इसलिए दूसरे के कहने पे कोई बात यानी कोई काम नहीं करना चाहिए, अपना भी दिमाग लगा लेना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पे होता क्या है, जो उद्योगचंद था, उद्योगचंद ने यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी पे भी अधिकार कर लिया, शीतकालीन पे भी अधिकार कर लिया। और जब इसने क्या अधिकार कर लिया, कहां पर, यानी जुराइल दीपाइल पर, यानी जो हम कहेंगे नेपाल की शीतकालीन राजधानी थी। ठीक है, यहाँ पे उद्योगचंद का एक सेनापति मारा जाता है जिसका नाम क्या था, हीरू देवो, ये मारा जाता है। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद जुराइल दीपाइल से भागकर, अब यहाँ अब भी पीछा नहीं छोड़ेगा इसका, अब यहां से भी भागेगा कौन, देवपाल। और अब इस बार कहा जाएगा, खेरागढ़ के किले में। खेरागढ़ के किले में एक छोटी सी खिड़की है, और छोटी सी खिड़की यानी जो खेरागढ़ का किला है वो पहाड़ी पे है, और वहां से उसे झांक झांक के देखता है कहीं आ तो नहीं रहा पीछे से, या कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो इतना घबरा जाता है कौन, देवपाल। और लास्ट में आके यानी खेरागढ़ के किले में छिप जाता है। लेकिन उद्योगचंद ने तो कसम खा रखी थी, तू कहीं पे भी चला जाइयो, मैं वहीं से तुम्हें निकाल लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता है क्या, उद्योगचंद ने यानी कहाँ चला गया, खेरागढ़ के किले में, वहां जाके दबोच लिया उद्योगचंद को। और लास्ट में आके कहता, देखो शीतकालीन राजधानी जुराइल, ये इस पे भी अधिकार कर लिया। और यहाँ पे भी जाके कौन छिप गया, देवपाल, यहाँ से पकड़ लिया उसे। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो नेपाल की शीतकालीन राजधानी जिसका नाम था जुराइल दीपाइल, ये कौन सी नदी के किनारे था, तो ध्यान रखना सेठी। कौन सी नदी थी, सेठी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया है। अब होता क्या है, अब जब यानी देवपाल को पकड़ लिया किसने, उद्योगचंद ने, तो हाथ जोड़ लेता है कौन, देवपाल, कि भैया माफ कर दो, कभी भी जिंदगी में नहीं आऊंगा, कहाँ की सीमा पे, कुमाऊं की सीमा पे नहीं आऊंगा, माई बाप पिताजी माफ कर दो, अब नहीं कभी भी तुम्हारी तरफ को कभी नहीं देखूंगा पलट के। अब होता क्या है, जो पैसा लेना चाह रहे तो ले लो, टैक्स भी देने को तैयार हूँ। जितने भी राजा हुए पहले सभी के सभी क्या दे रहे थे, टैक्स दे रहे थे, भारती चंद को छोड़कर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इनमें आपस में एक संधि होगी 1688 में, जिसे कहा जाता है खेरागढ़ की संधि। सबसे इंपोर्टेंट, खेरागढ़ की संधि कब हुई थी, तो हम कहेंगे 1688। समझ में आ गया। अब इस संधि में क्या हुआ, इस संधि के तहत कहा गया कि जो देवपाल है वो उद्योगचंद को क्या देगा, टैक्स देगा, पैसा देगा। ठीक है, अब होता क्या है, संधि कब हो रही है, 1688 में संधि हो रही है, और बात आएगी अब कब तक, 1696। अब इसने उद्योग, जो देवपाल था, इसने अपनी सेना से कहा कोई बात नहीं, हम हारी तो गए हैं, एक बार फिर दोबारा प्रयास करेंगे, इस बार घर में घुस के मार देंगे। किसे देंगे मार, उद्योगचंद को। सभी की सभी सेना क्या करे, जिम ज्वाइन कर ले, जितने भी सैनिक हैं सब के सब क्या कर ले, जिम ज्वाइन कर ले, और सब क्या करे, युद्ध की तैयारी करे। भाई 1688 और 1696 बहुत टाइम था, ये 8 साल का। तो 8 साल में क्या उद्योग, जो देवपाल था, क्या उसने तैयारी नहीं करी होगी। और 1696 में आते ही उसने कहा हम नहीं जानते किसी उद्योगचंद को, अपने घर का होगा जो भी होगा, कोई किसी को टैक्स नहीं देगा। ये बात किसने कह दी, देवपाल ने। अब इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे यही बनेगा कि खेरागढ़ की संधि कब हुई थी, तो हम कहेंगे 1688। याद रहेगी ना। अब इसने क्या कर दिया, मना कर दिया, हम किसी उद्योगचंद को नहीं जानते, हम किसी को टैक्स नहीं देंगे। सूचना किसके पास जाएगी, उद्योगचंद पूछेगा हाँ जी इस बार कितना पैसा आया नेपाल से। भाई जो समय के तौर पे यानी जो जो मुंशी रहे होंगे उसके, कितना पैसा आया इस बार, तो इन्होंने कहा इस बार तो कुछ नहीं भेजा, लगभग 6 महीने हुए कोई पैसा ही नहीं दे रहा। कहाँ का राजा नहीं दे रहा है, नेपाल का राजा, जिसका नाम क्या है, गुस्सा हो गया। पहले तो अच्छे से खुराक दी थी, अब देना ही मना कर दिया। कोई बात नहीं, आग बबूला हो गया तो कहाँ जाएगा अब तुरंत, नेपाल। लेकिन इस बार पासा क्या होगा, पलट जाएगा, क्योंकि इस बार सेना ने क्या कर रखी है इस बार सेना ने जिम कर रखी है ना, प्रोटीन अच्छे से ले रखा है। तो जाहिर सी बात है ये तो हीरो बन के जाएगा इस बार। जाएगा, किसे देखेगा, कहाँ है देवपाल, बुलाओ देवपाल को। लेकिन इस बार क्या हो गया, यही लपेटे में आ गया, कौन आ गया, उद्योगचंद।
और उद्योगचंद को इतनी मार दी बर्फ की सिल्ली पे से लेटाया और फिर इसके कमची कमची बजाई। किसके? उद्योगचंद। तो हाथ छुड़ा के भागना पड़ गया था किसे? उद्योगचंद। कान पकड़ लिए थे, बाबा कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। किसके साथ में नहीं करूंगा? अपने बेटे को भी समझाएगा, हर जगह युद्ध कर लेना, कभी भी कहा मत युद्ध करना नेपाल में। तो उद्योगचंद क्या हो जाता? बहुत बुरी तरह हार जाता है और वापस कहाँ जाता है? अल्मोड़ा। और कसम खा लेता है कि कभी भी जीवन में युद्ध नहीं करूंगा। इतनी ज्यादा, यानी इतना भयानक रूप देख लिया था उसने। किसका? देवपाल का, है ना। और उद्योगचंद अपना राजपाट किसे दे देता है? और समझाता कि राजपाट तो दे रहा हूं, भविष्य में भूल के भी नेपाल की तरफ को रुख मत कर लियो। समझ में आ गया? और इस तरह से धर्म कार्यों में लग जाता है कौन? उद्योगचंद। समझ में आ गया? अब इसका लड़का होगा जिसे हम कहते हैं ज्ञानचंद द्वितीय। समझ में आ गया? अगला राजा वो बनेगा। इतना क्लियर हो गया ना? तो इसमें यहाँ पे हमने देखा खेरागढ़ की संधि कब हुई थी? 1600। उद्योगचंद कौन से नंबर का राजा? उद्योगचंद के समकालीन गढ़वाल का राजा। फतेह शाह कहाँ का राजा? गढ़वाल। और फतेह शाह के समय को हम क्या कहते हैं? गढ़वाल का स्वर्णकाल। अगर पूछ ले कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके समय को? जगतचंद। कुमाऊं का स्वर्णकाल जगतचंद और गढ़वाल का स्वर्णकाल फतेह शाह। ब्रिटिशों का स्वर्णकाल बैटन। किसके समय को? बैटन। इतना ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे चले। तो उद्योगचंद को इतिहासकारों ने क्या कहा? तपस्वी राजा। राजा किसे क्या दी है? संज्ञा दी है। किसे दी है? उद्योगचंद। तो उद्योगचंद समझ में आया होगा अच्छे से। अब इसके बाद बात कर लेते हैं उद्योगचंद के कार्य। इसने क्या क्या कार्य करे, है ना। इसने क्या काम किया? स्थायी सैनिक छावनियां बनवाई, अभी बताया था। ठीक है, अगर ये बताओ इधर से फतेह शाह आक्रमण ना करता, उधर से देवपाल ना आता, क्या सैनिक छावनियां बनवाता? ये नहीं। ठीक है, इसे आम खाने का बड़ा शौकीन था। ये आम खाने का बड़ा शौकीन था, आम के बगीचे लगवा दिए। ठीक है, साथ में इसने एक महल तैयार करवाया, तल्ला महल, और एक का नाम था मल्ला महल। मल्ला महल का निर्माण तो कौन करवाएगा? रुद्रचंद करवाएगा। मल्ला महल का निर्माण रुद्रचंद, लेकिन तल्ला महल और रंग महल का निर्माण करवाया था उद्योगचंद। इतना समझ में आ गया? इसके बाद इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पार्वती। पार्वती से बहुत ज्यादा प्रेम करता था कौन? उद्योगचंद। लेकिन जब वो ऋषिकी, या ऋषिकी का मतलब जब उसकी क्या हुई? मृत्यु, तो उसी के नाम पर इसने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था पार्वतीश्वर मंदिर। कौन सा है? पार्वतीश्वर। और ये भी कहाँ देखने को मिलेगा? अल्मोड़ा। देवी देवताओं को बहुत मानता था, तो एक मंदिर का निर्माण और करवाया। त्रिपुरी मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? उद्योगचंद। इसके अलावा उद्योगचंद विद्वानों को, इसने कई विद्वानों को आश्रय भी दिया। किसने दिया था? उद्योगचंद। इसके अलावा उद्योगचंद ने क्या किया? पिथौरागढ़ में इसका एक हमें क्या मिला है? ब्रह्म ताम्र पत्र मिला है। बताया जाता है एक बार इससे क्या हो जाती? बीमारी हो जाती जिसे कहते हैं धाई माता, जिसे छोटी माता भी कहते हैं, वो बीमारी हो जाती है। और उस समय के तौर पर इसका इतना इलाज संभव नहीं था। इसने घोषणा कर दी कि अगर कोई मेरी ये बीमारी सही कर देगा तो परमानेंट के लिए मेरे पास रहेगा, और जो भी मांगेगा मैं उसे इनाम में दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका एक राजवैद्य कहा जाता है जिसका नाम था वरदेव। क्या नाम था? वरदेव। वरदेव ने क्या कर दिया? इसे ठीक कर दिया, और इसे मुंह मांगा इनाम भी दिया था। किसने? उद्योगचंद ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर पूछ ले चंद वंश के किस राजा को धाई माता नाम की बीमारी थी, तो हम कहते हैं उद्योगचंद था। और इस धाई माता को किसने ठीक कर दिया था? तो हम कहेंगे वरदेव। किसने कर दिया? वरदेव ने। 1689 की बात करें तो इसने क्या काम किया था? 1,00,000 घी के दीपक जलवाए। 1,00,000 घी के दीपक जलवाए। अब सोच लो जरा, उस समय के तौर पर जब लाइट वगैरह नहीं रही होगी, तो 1,00,000 जब घी के दीपक जलाए होंगे तो नजारा कैसा रहा होगा? समझ में आ गया? घी के दीपक 1,00,000, समझ में आ गया? समझ में आ गया? जिसे दिए बोलते हैं, दीपक, है ना। दीपक लिखा हो, दीपक का मतलब यहाँ पे दिए इसने जलवाए थे। और साथ में इसने एक दीपावली मनवाई जिसका नाम था लक्ष्य दीपावली।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लक्षित दीपावली कौन मनाता था? तो हम कहते हैं उद्योगचंद। कितने दीपक जलवाए? 1 लाख। 1 लाख घी के दीपक जलवाए थे। साथ में उद्योगचंद के दरबार में मराठा राज कवि जिनका नाम था मोतीराम, अभी बताया, यानी इसने क्या किया? विद्वानों का क्या किया? आश्रय भी दिया। उसमें एक मराठा राजकवि आए जिनका नाम था मोतीराम, और मोतीराम की एक पुस्तक है जिसका नाम है फूल मंजरी। फूल मंजरी ग्रंथ लिखा, और इसमें किसका वर्णन देखने को मिल जाता? उद्योगचंद का। उद्योगचंद एक ऐसा राजा था जिसने भारती चंद के बाद यानी सफल रूप से डोटी पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो हम कहेंगे उद्योगचंद था। साथ में 1698 में उद्योगचंद ने अपना राजपाट किसे सौंप दिया? अपने पुत्र, जिसका नाम क्या था? ज्ञानचंद द्वितीय। और इसी वर्ष क्या हो जाती? इसकी मृत्यु हो जाती है। इतना समझ में आ गया। अब इसके वन लाइनर क्वेश्चन है, चंद्रवंश का 51वां राजा कहा जाता है? उद्योगचंद है। अगर पूछ ले किसका उत्तराधिकारी है? बाज बहादुर चंद। किसका है? बाज बहादुर चंद। उद्योगचंद का शासनकाल 1678 से 1698। समकालीन गढ़वाल का राजा फतेह शाह। समकालीन मुगल शासक औरंगजेब। कौन रहा? औरंगजेब। अगर बात करें अल्मोड़ा में तल्ला महल का निर्माण करवाया था उद्योगचंद। किसने करवाया? उद्योगचंद। रंग महल का निर्माण भी उद्योगचंद। और अल्मोड़ा के अंदर त्रिपुरारी सुंदरी मंदिर का निर्माण भी करवाया था उद्योगचंद ने। और भारती चंद के बाद डोटी पर सफल आक्रमण करने वाला उद्योगचंद। नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ कहाँ थी? अजमेरगढ़। अगर पूछ ले नेपाल की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? जुराइल दीपाइल। और जुराइल दीपाइल किस नदी के किनारे था? ये सेठी नदी। कौन सी थी? सेठी। खेरागढ़ की संधि पड़ी 1688 किसके बीच हुई? उद्योगचंद और देवपाल। उद्योगचंद के कौन सी बीमारी थी? से धाई माता। कौन सी बीमारी थी? धाई माता। ठीक किसने कर दिया? वरदेव। यानी उद्योगचंद के राजवैद्य का नाम क्या था? वरदेव। क्या नाम था? वरदेव जोशी। अगर उद्योगचंद ने बधानगढ़ का किला कब जीत लिया था? 1678। और इसमें कौन मारा गया? मेसी साहू। इसका सेनापति था जिसका नाम क्या था? मेसी साहू। उद्योगचंद का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ज्ञानचंद द्वितीय। अब अगला जो टॉपिक रहेगा इसमें वो किसका रहेगा? ज्ञानचंद द्वितीय। बताओ जरा। पूरे भारत का राजा। अगर पूछ ले इसके समय नेपाल का राजा कौन था? देवपाल। अगर पूछ ले देवपाल ने कितनी बार आक्रमण किए? कितनी बार करे? 2 बार। अगर पूछ लिया जाए अजमेर, ये खेरागढ़ की संधि कब हुई थी? 1688। नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? शीतकालीन। ये जुराइल दीपाइल किस नदी के किनारे थे? कौन सी नदी? सेठी। इतना क्लियर हो गया। बाकी इसमें करेंगे।